थैलेसेमिया, जिसे इस वर्ड के बारे में पता है, सिर्फ वही समझ सकता है कि ये वर्ड ना ही सिर्फ सुनने में हैवी है, ना ही सिर्फ सुनने में डेंजरस है, बल्कि एक्चुअली में हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है। पर मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे थैलेसेमिया है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इतनी ज़्यादा डेंजरस भारी भरकम वाली जो बीमारी है, इसके साथ मैंने कंसीव कैसे किया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मेरी प्रेगनेंसी पे, जितनी भी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो कैसी रही, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसकी वजह से मुझे लास्ट टाइम पे सी सेक्शन करवाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं तो नॉर्मल का ही वेट कर रही थी और मेरी डॉक्टर ने भी कहा था कि नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको डिलीवरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, डिलीवरी स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी है ना जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसकी अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। ये बीमारी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट इसकी अवेयरनेस सभी में नहीं है, मुझ में भी नहीं थी। प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने कंसीव किया, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे थैलेसेमिया है। इसके पहले तक मुझे पता भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता भी नहीं होता है, अवेयरनेस बहुत कम है। अब थैलेसेमिया होता क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। थैलेसेमिया एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। जो मेजर वाला थैलेसेमिया होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर वो किसी को हुआ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ही दर्दनाक होता है वो। बट जो माइनर वाला थैलेसेमिया होता है वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है तब तक जब तक कि आप कंसीव नहीं करते। उसके बाद आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। टेस्ट में अगर माइनर थैलेसेमिया आ जाता है तो आपके हस्बैंड का भी टेस्ट लिया जाता है कि उन्हें भी ये है या नहीं। अगर दोनों को ही, यानी कि माँ बाप दोनों को ही माइनर थैलेसेमिया हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चा होने वाला है उसे मेजर वाला थैलेसेमिया हो सकता है। इसीलिए ये टेस्ट करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ जो कुछ भी मैंने बताया। फिर भी अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना डिटेल में जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है। टेस्ट करवाने के बाद जब मुझे पता चला तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए, बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड को माइनर थैलेसेमिया नहीं है, सिर्फ मुझे ही है। तो बच्चे को बहुत ही कम चांसेस होते हैं थैलेसेमिया। मेजर वाले होने के तो चांस ही नहीं है, बट माइनर वाले होने के भी चांसेस होते हैं, तो कम होते हैं। तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से मेरी टेंशन स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है कि मुझे माइनर थैलेसेमिया है, इसमें ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और आगे जाके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बाद में मुझे पता चला। बट बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक था और मेरी डॉक्टर ने बोला कि डरो मत, अच्छे से खाओ पियो, मौज मस्ती करो, बिल्कुल खुश रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में अवेयरनेस भले ही कम है, लोगों को इसके बारे में पता भले ही कम है, बट ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है, उनकी पूरे लाइफ टाइम उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें माइनर थैलेसेमिया है, क्योंकि ये इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब तक आप इसका टेस्ट नहीं करवाओगे आपको नहीं पता चलने वाला है कि आपको माइनर थैलेसेमिया है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही सिम्टम है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम रहेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें एचपी लेवल चाहिए होता है 12 से लेकर 15 तक, बट मेरे बॉडी में एचपी लेवल सिर्फ 7, 8, 8.5 इतना ही हुआ करता था। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर और मेरा एचपी लेवल 10 तक चला गया। थैंकफुली 10 तक चला गया वो। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से रहो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, क्योंकि एचबी लेवल अगर कम होता तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। बट 10 तक इनफ होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और बाकी सारे टेस्ट जो कुछ भी है ना वो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और मैं हर मंथली मैं सारे टेस्ट करवाती थी, अल्ट्रासाउंड भी करवाती थी, ताकि बच्चे का ग्रोथ और जो कुछ भी है सब कुछ एग्जैक्ट हमें पता चले। क्योंकि थैलेसेमिया होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर डरती रहती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुए, बहुत ज़्यादा मुझे नौजिया हुआ करता था और मैं कुछ भी खा भी नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया। कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने 2 महीने तक यूट्यूब से बिल्कुल टाटा बाय बाय कर लिया था, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी कि वीडियो शूट कर पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता था ना कि सीज़ेरियन सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो, या तो मदर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर बच्चे ने पॉटी कर दी है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तभी सी सेक्शन किया जाता है, अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी होती है। मेरे ऐसे थॉट्स थे।
तो मुझे भी लगा कि चलो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि मैं भी फिट हूँ, बच्चा भी फिट है। उसके बाद क्या हुआ ना, लास्ट जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था वो 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड था, वो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल सही था, उसके अकॉर्डिंग ही उसे पकड़ के हम चल रहे थे कि हाँ इसमें सब कुछ सही है, तो मतलब डिलीवरी तक सब कुछ सही रहने वाला है। पेन्स मुझे आते रहते थे बट लेबर पेन नहीं आया, तो मेरी डिलीवरी डेट क्रॉस हो गई। डिलीवरी डेट पे भी और डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले भी, डिलीवरी डेट के 2 दिन बाद भी मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, मेरा चेकअप भी हुआ, बट फिर भी बच्चे का सर पेल्विक में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट नहीं हो रहे थे। तो हमें थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्योंकि डिलीवरी डेट क्रॉस हो गई और डॉक्टर ने ये बोला कि आप वेट करो, 1 वीक तक वेट किया जाता है। बट हमें टेंशन होने लगी, तो हमने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। रिपोर्ट सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी, क्योंकि रीज़न कुछ ऐसा था ना जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मेरी डिलीवरी इसलिए नहीं हो रही थी, मुझे लेबर पेन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बच्चे का वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे बच्चे का वेट ऑलमोस्ट 4 kg का हो चुका था, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2.5-3 इतना वेट होना काफ़ी होता है, इनफ होता है। 3.5 तक भी चला जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट 2.5-3 3.5 इतना इनफ होता है। बट मेरे बच्चे का वेट सडनली 4 kg हो गया, क्योंकि लास्ट जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें वेट बिल्कुल सही था। जिस ग्रोथ से बच्चा आगे आ रहा था, टाइम आगे जा रहा था, उस ग्रोथ से बच्चा बिल्कुल फिट था। बट सडनली उसका वेट पता नहीं कैसे बढ़ गया और 4 kg का बच्चा हो गया, जिसकी वजह से उसका सर पेल्विक में नहीं जा पा रहा था और मुझे पेन आ रहे थे इसी वजह से, क्योंकि बच्चा ट्राई कर रहा था अंदर जाने का बट वो जा नहीं पा रहा था। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही सी सेक्शन करवाना पड़ा। मेरी डॉक्टर ने बोला कि अब वेट करना बेकार है, क्योंकि अब तो नॉर्मल होने का चांस ही नहीं है, तो आप कल ही अपना सीज़ेरियन करवा लो और डिलीवरी करवा लो। तो हमने बिल्कुल नेक्स्ट डे ही सुबह सुबह हॉस्पिटल गए और हमने डिलीवरी करवा ली, और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। और इनफैक्ट पूरे हॉस्पिटल में मेरी डॉटर फेमस हो गई थी 4 kg के नाम से, क्योंकि सभी लोग ये बोलने लगे कि ये 4 kg का बच्चा है, 4 kg का बच्चा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती थी जब भी मैं उसे देखती थी कि ये 4 kg की होने की वजह से डिलीवरी में इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती थी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स झेलते हैं, बट जब हमारे पास रिज़ल्ट आता है, जब हमारा बच्चा हमारे हाथों में होता है, तो हम सारे तकलीफ, सारे प्रॉब्लम, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी और स्टोरी। तो अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी एंड स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।